Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Math। हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के MCQs पे चल रहे थे। ठीक है, लास्ट नाइट को नहीं पढ़ पाया वीडियो, लेकिन हम सुबह में ही 2 वीडियो डाल रहे हैं। सुबह का 1 कोटा होता था, फिर शाम का 2 कोटे होते थे, मतलब 3 वीडियो पढ़ने होते थे। तो कल का थोड़ा स्ट्रीम गड़बड़ा गया, मेरा स्पीड गड़बड़ा गया, सॉरी। तो वो आज ही पड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए थे, 3 और 4। ठीक, अब हम लोग 5 और 6 पे चलेंगे। सॉरी, वैसे तो 5 पे आपकी कन्वर्जेंस वाला सीरीज़ वाला है, कोई बात नहीं, जो भी है उस तरीके से लाइनिंग से चल रहा है। 2 वीडियो और इसकी आएंगी, एक ये आ रही है और एक और आएगी, तो हमारे MCQ इसके ख़त्म हो जाएंगे। चलिए, जहाँ पे थे वहीं से कंटिन्यू कर, चलिए आ जाइए। इफ़ अ फंक्शन इज़ एनालिटिक एट ऑल पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड डोमेन, कोई डोमेन बाउंडेड है, उसके अंदर क्या है वो बोल रहा है एनालिटिक है, ठीक है, FZ एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट। कुछ फाइनाइट पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए 10 हैं, जैसे 15 हैं, तो उसमें अगर वो मान लेते हैं नहीं है एनालिटिक, देन दीज एक्सेप्शनल पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स को एक्सेप्शनल पॉइंट बोलते हैं। मतलब मान लीजिए अगर पूरा का पूरा एक डोमेन भरा हुआ है, जैसे ये डोमेन है, हाँ बाउंडेड है, इसमें बाकी तो सब जगह सारे ग्रीन पॉइंट पे तो ये फंक्शन हमारा एनालिटिक है, लेकिन मान लेते हैं 1 2 3 जगह पे एनालिटिक नहीं है। तो ये तीनों एक्सेप्शनल पॉइंट है, जो इस पूरे में ये 3 एक्सेप्शनल पॉइंट है। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? डेफिनीशन है बच्चों, इसे सिंगुलैरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व डिवाइड्स द आर्गन प्लेन इनटू डैश ओपन डोमेन। क्या सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व, इसके बारे में डेफिनीशन बताई थी मैंने इसी वीडियो में, सॉरी इसी के वीडियो में, चैप्टर नंबर 6 के वीडियो में, पहले वीडियो में बताई थी। आर्गन प्लेन इनटू डैश ओपन डोमेन विच हैव कर्व एज कॉमन बाउंड्री, इसकी बाउंड्री ठीक है कॉमन है, आर्गन प्लेन है, सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व है। तो ये क्या है? 2 3 4 और 8 कितने डिजिट की बात होती थी? तो ये कितने में डिवाइड करता था? 2 बराबर भागों में डिवाइड करता था, ठीक है, 2। नेक्स्ट देखिए, FZ की वैल्यू दे रखा है ये। अब ये क्या है? अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। बी एनालिटिक इन डोमेन इफ़ सारी वैल्यूज़ बराबर हैं और 0 के बराबर हैं, ठीक है। तो सब 0 के बराबर है, कह रहा है AM जो लास्ट वाला है एक ठो, वो 0 नहीं है, ठीक है, ठीक। FZ इज सेड टू हैव, FZ के पास क्या होगा, मतलब वो क्या होना चाहिए? देख कितने 0 हैं। अगर आपने स्टार्ट किया A0 से लेकर के कहाँ तक, AM-1, तो M वैल्यूज़ हैं, सब की सब 0 हैं, ठीक। 0 ऑफ ऑर्डर M, ये तो बात इसी को कहते हैं। तो 0 ऑफ ऑर्डर कहाँ लिखा है भाई? 0 ऑफ ऑर्डर M-1 गलत है, 0 पोल ऑफ ऑर्डर M। अच्छा, पोल तो तब होता ना जब वो नीचे लिखा होता। नेगेटिव टर्म सीरीज़ के लिए पोल का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो सिंपल 0 ही लिखते हैं, ठीक। ये भी गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। अच्छा, तो आंसर क्या हो गया? आंसर डी। अगला देखिए, ये तो क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है, 1/z करके है, ठीक। कैसे बताया था? वैसे क्वेश्चन तो कराया हुआ है, ये इसका आंसर मुझे अभी भी तक याद है। नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है ये। कैसे होता था? देखिए, अगर हम इसकी पूरी डेफिनेशन बताएं तो क्या होता था? पहले तो फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक होता था और डिलीटेड नेबरहुड में अपने क्या होता था, एनालिटिक होता था, लेकिन उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता था। ये इसे क्या बोलते थे? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। लेकिन इसका उल्टा सोच लें तो अगर z इज इक्वल टू ए, यानी यहाँ पे तो z इज इक्वल टू 0 लिखा है, z इज इक्वल टू 0 पे पहली बात तो एनालिटिक नहीं होना चाहिए, और उसके डिलीटेड नेबरहुड में भी एनालिटिक कई जगह पे नहीं होना चाहिए, एक को छोड़ करके कई ज़्यादा पॉइंट मिलने चाहिए, तो उसे नॉन आइसोलेटेड बोलते हैं। तो ये आपका नॉन आइसोलेटेड वाला पार्ट हो जाता है। कराया है मैंने एक बार, इसको इसका पूरा फुल फॉर्म देखिएगा, मैंने कराया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए कह रहा है फॉर द फंक्शन FZ इज इक्वल टू Z माइनस साइन Z अपॉन Z क्यूब, Z बराबर 0 इज, Z इज इक्वल टू 0 इसका क्या होगा? अगर हम इसमें इसको हटा दें, क्या ये हट सकता है? जिसको जिसको हम सॉल्व करके हटा सकते हैं वो हमारी रिमूवेबल पे आ जाती है।
मतलब अगर इस फंक्शन में हम जेड क्यूब का मल्टीप्लाई कर दें, ये फंक्शन है, तो ये रिमूव हो सकता है, जेड क्यूब हट जाएगा, फिर जेड माइनस साइन जेड क्या हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर बचेगा तो रिमूवेबल हो जाएगा। रिमूव इसे हम कर सकते हैं। ये फिर से रिपीट हो गया, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद, द नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ऐसी कितनी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है जो इसमें से इसमें मिलेगी इस फंक्शन में। ठीक है, तो भैया बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको जब ज़ीरो करके देखेंगे, साइन पाई जेड, पाई बाई जेड, पाई बाई टू जेड लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ज़ीरो अगर आप करना चाहें तो ये एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन इंटू ज़ीरो हो जाएगा। तो एन पाई, एन में आंसर आएगा। अब एन कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक, जेड इक्वल ज़ीरो फॉर द फंक्शन एफ जेड लॉग जेड, इज लॉग जेड की बात करें और इन सब की मतलब जेड इक्वल टू ज़ीरो पे बात करें। देखिए जेड इक्वल टू ज़ीरो पे बोल रहा है लॉग जेड को। अच्छा देखिए यहाँ पे आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, पोल पोल तो तभी होगा जब लॉग जेड की सीरीज़ में नीचे के टर्म आएंगे, तो नीचे के टर्म तो नहीं आएंगे, सिर्फ लॉग जेड लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद सोचिए ज़रा, आइसोलेटेड या फिर नॉन आइसोलेटेड, जेड इक्वल टू जीरो पे तो फिलहाल एनालिटिक नहीं होता, लेकिन जेड इज इक्वल टू जीरो के अलावा उसके डोमेन में, नेबरहुड में और भी कहीं होता है एनालिटिक या नॉन एनालिटिक। अगर आइसोलेटेड होता तो उस पॉइंट के नेबरहुड में, या यूँ बोलें कि अब खुद को छोड़ करके, मतलब जेड इज इक्वल टू जीरो को छोड़ करके वो क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। ठीक, लेकिन सिर्फ एक जगह होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा जगह हो जाएगा तो हमारा नॉन आइसोलेटेड हो जाएगा। तो आप देखो लॉग जेड जो है भैया, जेड तो कई बस जीरो पे दिक्कत करा, उसके अलावा तो सब जगह कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन साइन जेड अपॉन जेड हैज़ अ सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू जीरो, रिमूव कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, रिमूवेबल है। फॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई पावर जेड, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इज, इन्फिनिटी रखेंगे, ई पावर इन्फिनिटी भी आपको इन्फिनिटी ही दे देगा। तो आपको अगर बात करें तो पोल की बात तो यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेड ई पावर जेड के सीरीज़ में नीचे जेड नहीं आता, पोल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ई पावर जेड को और देखा जाए अगर, तो ऑर्डिनरी पॉइंट जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे आइसोलेटेड की बात करें अगर, सोचे थोड़ी देर के लिए, तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो भैया ये तो इस पॉइंट पे तो नहीं होने वाला एनालिटिक, इसको डिलीट कर दिया जाए। इसके रीज़न में अगल बगल चेक करें तो इन्फिनिटी के और अगल बगल चेक करेंगे तो कई सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिस पे ये हमारा एनालिटिक हो जाएगा। ठीक, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन उसके रिलेटेड नेबरहुड में इन्फिनिटी को हटाने के बाद जो नेबरहुड बचेगा अगर उसमें है तो हो जाएगा। तो हमारा ये क्या है, बिल्कुल होगा। इन्फिनिटी पे दिक्कत कर रहा है, बाकी सब जगह नॉन वैल्यू देगा, आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द फंक्शन दिस, तो पोल्स की बात हो रही है, देखिए 10 वन अपॉन जेड है। ठीक, पोल निकालना है तो पोल के लिए क्या करते हैं, जीरो को इक्वल करते हैं, जीरो को इक्वल करेंगे तो 10 में क्या होता है भाई, एन पाई प्लस थीटा, ये होता है इसका जनरल वैल्यू, 1 अपॉन जेड के इक्वल। अब एन आ गया तो इनफाइनाइट वैल्यूज तो देखे जाएगा ही। ठीक है, तो इसमें कितने पोल होंगे, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ जीरोज़, इसमें कितने जीरोज़ होंगे भाई, फिर वही बात, बराबर जीरो करेंगे, एन में आएगा, इनफाइनाइट आएगा। आगे देखिए क्या है, द नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ जेड इज़, कितने हैं इसके आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, चेक कीजिए। सिंगुलर है तो डिवीज़न में बात कर लीजिए, मतलब अपॉन में, अपॉन में कितने फैक्टर्स हैं, जेड है, जेड स्क्वायर प्लस टू, तो जेड इज इक्वल टू जीरो एक मिल जाएगा और एक जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई रूट टू मिल जाएगा। तो 3 पॉइंट्स हो गए जिनको जीरो करने से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो आंसर ऑप्शन इज 3। आगे देखा जाए, वैल्यू ऑफ दिस, 2 से 2 कट गया, 1 अपन पाई आई। अब इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए भी आपको रेसिड्यू थ्योरम लगा देनी चाहिए। तो देखिए समझते हैं, अगर हम इस 2 को ना काटें तो वैसे रेसिड्यू थ्योरम का है, ये अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, समझते हैं। देखिए होता ये था कि यहाँ पे इसका एक इंटीग्रेशन था, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल पावर एन प्लस 1 डी जेड। ठीक, तो ये जो और एक तरीके से और कुछ और भी लिख रहा हूँ, एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई, इतने की वैल्यू एफ ऑफ एन बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए होता था। ठीक, यहाँ पे अगर आप ए को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू है 1, एन की वैल्यू देखेंगे तो एन की वैल्यू n प्लस 1 बराबर 3 है, तो एन की वैल्यू हो गई
2। ये क्वेश्चन वहाँ का है, वैसे यहाँ पे दे दिया, कोई बात नहीं है। और फंक्शन हमारा जो ऊपर लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ जेड कितना लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 4। और यहाँ एन का मतलब क्या है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन। ज़रा इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करिए। 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जेड स्क्वायर का हो जाएगा एक बार 2z, और दोबारा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका करेंगे एक बार तो 3 बचेगा, फिर हो जाएगा 0, इसका तो वैसे 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के एफ जेड की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, कुल मिला के 2 ही रखना ही है। और सब जगह रख के देख लीजिए, कंपेयर आपने किया था, तो ऊपर n फैक्टोरियल था, देखिए n फैक्टोरियल की जगह पे ये 2 फैक्टोरियल एकदम सही, एक कम इससे, और नीचे 2 पाई आई तो है। एफ जेड का आपने डिफ्रेंशिएशन कर लिया, तो कुल मिला के 2 ही बच रहा था। तो आंसर कितना आया, 2। सॉरी, यहाँ कहाँ लगा दिया मैंने, इसका आंसर तो 3 था, इसका आंसर 2 है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन दिस, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसमें कोई भी सिंगुलरिटी होती ही नहीं है, केवल आप जैसे 0 करोगे, ऐसे समझ लो, बता दे रहा हूँ, e पावर -1/z², इसको आप 0 करोगे तो आप खुद सोचो, e की पावर भाई 0 कब आती है, e की पावर 0 तब आती है जब e की पावर में माइनस अनंत हो। e की पावर में प्लस अनंत करोगे तो अनंत पहुंचा देगा, e की पावर माइनस अनंत करोगे तो 0 पहुंचा देगा, आकाश से पाताल का सफर करा देगा। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो -1/z² = माइनस अनंत, कट गया, है ना। और z की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 0 आ जाएगी, 2 बार 0 आएगी हालांकि, ठीक है। तो मतलब सिर्फ 0 ही आ रहा है, तो 0 में क्या रख के देख लीजिए, 0 e पावर -1/0 यानी e पावर माइनस अनंत यानी 0। तो 0 तो एक तो फाइनाइट वैल्यू है, ऐसी वैल्यू नहीं आई कि जिसकी वजह से हम एनालिटिक ना बोल पाएँ, तो ये तो एनालिटिक है, तो ये कहीं भी सिंगुलर नहीं होता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, कह रहा है इफ़ एफ जेड = इतना बड़ा फंक्शन दे रखा है, एफ इनक्लोजेज लिखा है, इनक्लोजेज zeros ऑफ एफ ऑफ जेड, देन ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो पावर जो भी है, सबसे बड़ी पावर क्या है जेड की, 5, और आपको 5 तो होता ही है, तो यानी 5 का मल्टीपल तो आंसर आएगा। ये तो 5 का मल्टीपल तो फिलहाल तीनों है। ये आपको याद है, हमेशा हम लोग इसमें इंटीग्रेशन में 2 पाई आई, कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला यही हमेशा देता था। तो ये हमारा आंसर 10 पाई आई, ये क्वेश्चन याद रहता है बेसिकली। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट मॉड डी जेड है, वेयर सी इज एनी रेक्टिफिएबल अर्क ज्वाइनिंग द पॉइंट्स जेड = a टू जेड = b। तो कह रहा है कि इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, तो आपको देखिए पता रहना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड का मॉड, ये जो होता है एक तरीके से अर्क लेंथ बताता है, किसकी, सी की। अब यहाँ पे ए से बी हम ये भी लिख सकते थे, ए से बी लगा करके, ठीक है। यहाँ तो 1 ही लिखा है, 1 आ जाएगा फिलहाल जेड, ए से बी, बी माइनस ए होना चाहिए, तो ये तो यहाँ पे नहीं लिखा है। इसी को बी माइनस ए को ही क्या बोलते हैं, अर्क लेंथ बोलते हैं, अर्क लेंथ ऑफ सी। ठीक है, नेक्स्ट देख, अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन सी जेड बार डी जेड। ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है भाई, मुझे याद भी है, आई थिंक आंसर मस्ट बी 10 - 8i/3, ये होगा इसका आंसर। करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखो हमें क्या करना है, जेड 0 से अगर हम कंपेयर करें, टी में कन्वर्ट करना, पहली बात तो जेड टी में कन्वर्ट हो चुका है, तो डी जेड पहले निकाल लीजिए। डी जेड क्या होगा, 2t + i और बाहर कर दीजिए dt। तो ये उठा करके तो पहले वहाँ पे रखना है डी जेड की जगह पे, जेड बार की जगह क्या रखना है, t² - it रखना है, वो भी रख लिया। ठीक है, अब आपका अभी तक तो लिमिट जेड में था, जेड = 0, जेड = 4 + 2i। अब किस में रखना है आपको, टी में, तो आप कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पे लिमिट रखना शुरू करिए। पहली बार जेड = 0 रखेंगे, कंपेयर करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0 + i0। ठीक, और दूसरी बार जब ये वाली लिमिट रखेंगे, 4 + 2i = t² + it, कंपेयर करेंगे तो t के सामने कितना आ रहा है, 2, तो यानी लिमिट कितनी मिल गई, 0 से 2। तो इंटीग्रेशन अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए, इसके इक्वल क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2, और जेड बार की वैल्यू हो गई t² - it, और डी जेड की वैल्यू हो गई 2t + i और बाहर dt।
इसका पहले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई जहाँ पे वैसे रहने दीजिए, फिर लिमिट रख लेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट रख देंगे, आपका आंसर यही वाला आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द फंक्शन दिस, कितने जीरोज है भैया विद इन द सर्कल, इसके अंदर कितने जीरो है। वाह क्या बात है, मतलब इस सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस 1 वाली है। देखिए सबसे बड़ी बात ये समझिए, सबसे लास्ट ऐसे क्वेश्चन को अपने ट्रिक देखते हैं। देखिए सबसे लास्ट कोफिशिएंट क्या है, 12 प्लस का 12, ठीक, और यहाँ पे z की पावर 7। और एक चीज़ समझिए, अगर इसने बोला 1 का है, ठीक है, 1 उसकी बाउंड्री होगी भाई, 1 ऐसे बना रहे हैं हम, 1,0 यहाँ पे, 0,1 यहाँ पे, तो जरा 1 रख के देखिए कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। 1 पावर 7, 5 इंटू 1 पावर 3 प्लस 12, 12 1 13, 13 माइनस 5 कितना हो गया 7, सॉरी 8 आ रहा है। ये तो जीरो से बहुत दूर है भाई। यहाँ पे अगर ये इसका ज़ीरो आता भी, हम मैक्सिमम वैल्यू 1 रख रहे हैं, और बाकी तो छोटे छोटे वैल्यू होंगी ना इसके अंदर, बाकी तो और छोटी छोटी वैल्यू होंगी। आपने सबसे बड़ी वैल्यू 1 रखी यहाँ पे, फिर भी क्या हुआ, वो जीरो के करीब नहीं आया, बहुत दूर है। तो इसमें एक भी जीरो इसका नहीं होगा, नो जीरोज एट ऑल, इसके अंदर नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एग्जैक्टली n जीरोस, ठीक है, जितनी पावर होगी उतने जीरो निकलेंगे। दिस थ्योरम इज़ नोन एज, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, ये हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाई अगर जितनी पावर होगी, है ना, वेरिएबल की जितनी भी पावर होगी उतने ही हमारे आंसर्स आते हैं। इस थ्योरम को दिया किसने था, कि वो थ्योरम का नाम क्या था, देखिए इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। हालांकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन भी दे दिया, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स जेड एट सिंपल पोल जेड इज इक्वल टू 0। कॉस एक्स जेड को भैया पहली बात तो ये देख लीजिए, उसको क्या हम 1/sin z लिख सकते हैं, और z की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा और इन्फिनिटी आ जाएगा। तो कितने, ये पोल क्या है, z इज इक्वल 0 इज अ पोल, उसका रेसिड्यू निकालें। तो देखिए रेसिड्यू कैसे निकलता था, मैंने बताया हुआ है, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 किसका निकालना है आपको, उसी की लिमिट ले लीजिए z टेंडिंग टू 0, और z का मल्टीप्लाई जो जिसका निकालना होता है उसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, साइन z अपॉन z, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है लिमिट में, याद है 1 हुआ करती थी, तो आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ दिस, इसका सम करना है रेसिड्यू का। तो पहले देखिए कितने रेसिड्यू निकालना है, नीचे वाले को फैक्टर कर दीजिए, z माइनस 2, तो 2 निकलेंगे, एक z वाला और एक z माइनस 2 वाला, तो दोनों निकालते हैं। देखिए रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0, जब z इज इक्वल टू 0 करेंगे तो निकलेगा लिमिट z टेंडिंग टू 0, z का मल्टीप्लाई होगा, z इंटू जेड प्लस 3 अपॉन z इंटू जेड माइनस 2, तो z से z कट, अब z 0 रख दीजिए हर जगह, z रखेंगे तो मिलेगा ऊपर 3 और 0 रखेंगे तो -2, यानी -3/2 एक ये रेसिड्यू मिला। ठीक है, -3/2 मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ, अभी जोड़ना भी है ना। और दूसरा फैक्टर क्या था, z-2, तो दूसरा रेसिड्यू निकालते हैं z इज इक्वल टू 2 पे, तो लिमिट z टेंडिंग टू 2, z-2 का मल्टीप्लिकेशन जिस पे निकालना होता है उसका फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है, z प्लस 3 अपॉन z, z-2, तो z-2 कैंसिल, z इक्वल टू 2 रख दीजिए, 2 3 5 और 5/2 हो गया, तो इनको दोनों को जोड़ लीजिए, तो 5 में से 3 गया बचा 2/2 विच इज़ 1, तो आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, रेसिड्यू ऐसे निकालते हैं और फिर उसको जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आंसर कितना आया था इसका 1। तो जो ये MCQ के बाद इस वीडियो को रोकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो 5-6 MCQ बचे हैं वो, और उसके बाद हम लास्ट चैप्टर जो हमारा आज शाम को ख़त्म हो जाएगा कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ का, वो हम लोग कर लेंगे। आज उसके पॉइंट्स भी ख़त्म हो जाएंगे और उसका हम लोग MCQ भी लगभग ख़त्म कर लेंगे रात में, कोशिश रहेगी। जॉर्डन की इनइक्वालिटी क्या थी, 2 थीटा 1 पाई इज लेस देन साइन थीटा लेस देन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच में सफ़र करती है, तो ये हो गई। ठीक, बाकी हम लोग MCQ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, MCQ वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करिए बच्चों, MCQs बनने लगे हैं आपको पता है, अभी कई सारे MCQ और दिए जाएंगे, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। लेकिन कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा हैं
जो भी हैं वो पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, उन्हें ज़रूर पढ़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।